के शो में ममनुआ फंडिंग केस तहकीकात का दायरा वसी। ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। एफआईए की फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के हवाले से तहकीकात क्या मोड़ ले सकती है, मामला किस तरफ बढ़ रहा है, ये सारी तफसीलात आज सियासी नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के टॉप इन्वेस्टिगेटर जो रहे उनसे हम सवालात सारे पूछेंगे। इसके अलावा दीगर हवाले से भी एफआईए की जो रीसेंट कार्रवाइयां हैं उन पर भी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। पहले आपको बताते चलें कि फॉरेन फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त क्या है। तहकीकात दायरा वसी होने की इत्तलात है। कहा यह जा रहा है कि तहकीकात अब बैरून मुल्क भी की जाएंगी। अमेरिका और बरतानिया समेत जिन ममालिक से फंड्स लिए गए वहाँ भी तहकीकात की जाएंगी। इस सिलसिले में एफआईए बैरून मुल्क की तहकीकाती एजेंसियों से भी मामलत लेगी। इन ममालिक की कंपनीज और शख्सियात की मालूमात हासिल की जाएंगी जिन ममालिक से ये फंडिंग आई। अमरीकी एजेंसी एफबीआई समेत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से भी मदद ली जाएगी। और तहकीकात अभी रिकॉर्ड और अकाउंट्स इकट्ठे करने के मरहले में है। दूसरे मरहले में मालूमात को यकजा किया जाएगा। इसी तरह इससे कुछ दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से एफआईए ने कुछ अहम मालूमात तलब की थी। एफआईए ने इमरान खान साहब से मालूमात जो तलब की थी उसमें 1996 यानी 1996 से लेकर अब तक का तमाम रिकॉर्ड उन्होंने अहम तरीन तफसीलात जो थी वो तलब की थी। इस रिकॉर्ड के अंदर तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का रिकॉर्ड, पीटीआई के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात भी फराम करने का कहा गया था। पार्टी फंड की मद में जमा होने मेंबरशिप फीस का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। साथ साथ इमरान खान साहब से पीटीआई के तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स के नाम भी तलब किए गए थे। इमरान खान साहब से जो रिकॉर्ड तलब किया गया था उसमें पार्टी और मुताल्लिका कंपनियों और ट्रस्टीज के असासों और वाजिबात के सालाना गोशवारे, पार्टी के फाइनेंशियल मामलात को ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स और ऑडिट फर्म्स की तफसीलात भी फराम की जाए। साथ साथ एफआईए ने यह भी सवाल इस वक्त पूछा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली कैश डोनेशन किन जराए से हासिल हुई और कहां कहां खर्च हुई। पार्टी के ऑफिस बेरर्स के नाम, उनके ओहदे और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भी फराम किए जाएं। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब का जो रिप्लाई था, जो जवाब उन्होंने जमा कराया था, वो ये था कि मैं एफआईए को जवाब दे मालूमात फराम करने का पाबंद नहीं हूं। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आप यानी एफआईए के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना एफआईए के जेर असर होने का मजहर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की है। इमरान खान साहब के जवाब में मजीद पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का हवाला दिया गया कि उसके तहत एफआईए को कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। और पीटीआई को जारी किया गया नोटिस एफआईए एक्ट से भी मुतसादिम है। एफआईए कमर्शियल बैंक सर्कल ने इमरान खान साहब से, जो हमने बताया आपको कि मुतल्लिक तमाम तफसीलात तलब की थी। मैंने जिस तरह कहा कि आज हम एक बड़े टॉप इन्वेस्टिगेटर, पाकिस्तान के सीनियर तरीन ऑफिसर, ऑनेस्ट अपराइट, जो अहम तरीन मामलात, अहम तरीन केसेस देख चुके हैं, बशीर मेमन साहब साबिक डीजी एफआईए प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आज अहम तरीन गुफ्तगू पहले इस केस से हम शुरू करते हैं। बशीर मेमन साहब, एज एन इन्वेस्टिगेटर अगर मैं आपसे पूछूं, हमने बहुत से सियासतदानों से सवाल पूछा है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, माहिर आईन व कानून से सवाल पूछा है कि इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट को उन्होंने किस तरह देखा। आपने सरसरी तौर पर या रिपोर्ट को अगर डिटेल में पढ़ा, आपने एज एन इन्वेस्टिगेटर इस रिपोर्ट को क्या देखा, किस तरह देखा, इसमें कितनी जहतें हैं और कितनी और तह से निकल सकती हैं, कितना खतरनाक केस बन सकता है? योर ओपिनियन ऑन दिस फर्स्ट वर्ड्स बशीर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को सैफान, और मैं आपकी बड़ी मेहरबानी आपके अल्फाज के लिए। मैं इस रिपोर्ट को जिस एंगल से मैं देखता हूँ एज एन इन्वेस्टिगेटर, आपने सही कहा, मैं तो गांव में रहता हूँ, ना तो सोशल मीडिया पे हूँ, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना मेरे पास कोई ईमेल है, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ। जाहिर है अखबार मुझे आज शाम को मिलेगा, लेकिन अभी चूंकि बारिश हो रही है तो वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, अपने कारोबार में और अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ रहता हूँ। हैविंग सेड दैट, ये रिपोर्ट मुझे किसी ने भिजवाई थी, किसी दोस्त ने भिजवाई थी, वो मैंने पढ़ी थी। जाहिर है मेरा इन्वेस्टिगेशन से ज़रा इंटरेस्ट है। आई हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, सारी ज़िंदगी मैंने इन्वेस्टिगेशन ही की है। अब मैं आपको बताता हूँ इस केस का जो बुनियाद है वो क्या है, प्रिसाइज अगर मैं कहूँ आपसे, किस तरफ जाएगा ये केस, जो मुझे नज़र आ रहा है
इसलिए कि हम पहले भी एक टॉप क्लास इन्वेस्टिगेशन इस तरह की कर चुके हैं फेक अकाउंट्स। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में पीटीआई खुद इलेक्शन कमीशन में लिख के दे चुकी है ये 13 अकाउंट्स हमारी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं ये है फेक अकाउंट्स। जिस तरह आपको याद होगा फालूदे वाला, पापड़ वाला, पकौड़े वाला, चीनी वाला और फलाने वाला, ये वो अकाउंट्स हैं फेक अकाउंट्स। अब इसमें तो जिसने भी अकाउंट खोला है बैंक के मैनेजर साहब ने, वो जाता है 420 400, और जिसने अकाउंट खोला है, अगर मैंने खोला है, जिस किसी ने भी खोला है, मुझे नहीं पता किस किसने ये 13 अकाउंट्स खुलवाए हैं, वो सारे के सारे जाते हैं 42471 में। एफआईआर कटती है सीधी सीधी कि जी आपने जाली अकाउंट खोला है। ठीक है, जिसके अकाउंट से वो कहता है मेरे नहीं है। यही तो था पापड़ वाला और ठेले वाला, वो कहता था कि जी मेरा नहीं है अकाउंट। तो लिख के दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। फिर 2 अकाउंट्स या 3 अकाउंट्स है वो ऐसे हैं जो कि पीटीआई ओन नहीं कर रही जी। 3 और आ गए। और फिर एक पैराग्राफ तो ऐसा भी है जो ये बताता है कि पीटीआई के जो दूसरे अकाउंट्स हैं 68 जो टोटल बनते हैं, उन सारे अकाउंट्स में हमारी जो है वो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपस में जी, तो 68 भी उसी मसले में आ जाते हैं। इसका मकसद है 68 अकाउंट्स ही इन्वेस्टिगेट होंगे, उनमें किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए। इसलिए कि वो जो 13 अकाउंट्स हैं जो फेक अकाउंट्स हैं, उसमें जो भी पैसे आए हैं वो दैट इज क्राइम प्रोसीड। कि जी आपने एक जाली काम किया, और एक जाली अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं, और जिसने डाले हैं वो भी मुसीबत में है, जिसने उसमें से विड्रॉ किए वो भी मुसीबत में है। अब आते हैं आगे। अच्छा बशीर साहब, एक छोटा सवाल, आपने क्योंकि फेक अकाउंट्स केस का हवाला दिया है, ये ओमनी ग्रुप का जो केस था वो कितने 7-8 अकाउंट्स थे, या आपको क्या लगता है कितने अकाउंट्स होंगे? ये तो 13 तो हुए जो अनडिस्क्लोज्ड हैं। अगर एफआईए तहकीकात करती है, इतनी कैपेसिटी है, क्या अकाउंट ज्यादा हो सकते हैं ये, अगर जिस तरह मामला खुलते हैं सामने? तो मैं आपको एक अर्ज कर रहा था, यही मैं अगर आप दो सेकंड के लिए मुझे मतलब मुझे 2 मिनट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उन 12-13 अकाउंट्स को, जब मैं अभी ये हेडफोन हटा दूंगा इसलिए कि हमारे पास कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, तो बशीर साहब आपसे अच्छा, बशीर अहमद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। इन द मीनवाइल हम राब्ता करते हैं। बशीर अहमद साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी अहम है नाज़रीन, कि ये 13 अकाउंट जो पीटीआई ने डिस्क्लोज नहीं किए, ये दरअसल वही फेक अकाउंट्स हैं जैसे पापड़ वाले, फालूदा वाले के अकाउंट्स थे जो ओमनी ग्रुप में एफआईए ने इन्वेस्टिगेशंस की थी। ये उससे मुमासलत है और आगे ये मामला कितना बढ़ सकता है, ये बड़े अहम सवालात हैं। बशीर अहमद साहब जी आप फरमाइएगा, आपकी बात उस वक्त आवाज़ कटी थी, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, वो मैं अर्ज करूं, हमारे पास थोड़ा सा ये नेट का इशू भी है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, ये अकाउंट्स जो हमने 13 अकाउंट्स किए थे, तो एनालाइज जब हम करने बैठे थे तो 33,000 अकाउंट्स या 35,000 अकाउंट्स को हमने एनालाइज किया। और ये जब 68 अकाउंट्स को हम एनालाइज करेंगे आप ये, तो कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख अकाउंट हो जाएगा। इसका मकसद है कि इनका जो डोनर है वो क्या, और जिसने पैसे वहां से लिए हैं बेनिफिशियरी है, वो हो सकता है टेंट वाला हो बेचारा, कोई वकील हो जिसने फीस ली हो, कोई किसी ने बिल बनाया हो, उसने पैसे लिए हो। अब ये चीज तो अब आ गई। दूसरी मैं आपको बताऊं, ज्यादा डेंजरस है, इट इज वेरी डेंजरस। जो बहुत ज्यादा डेंजरस है वो है जो पैसे बाहर से आए, जो लंदन में पैसे इकट्ठे हुए, वो चैरिटी के नाम पे हुए, चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठे हुए, और वो यहां पर आकर के पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चले गए और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो गए। अब मैं आपको बताऊं, ये टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में आता है, जो कि मैंडेट है एफआईए का। चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हुए। बिल बोर्ड बना दिया,
किसी बेचारे ने वो टेंट वाले ने पैसे ले लिए, किसी ने कोई ट्रांसपोर्टेशन कर दी, किसी ने लोगों को जमा कर लिया, जो भी है। अब आ जाते अमेरिका में भी इसी तरह, चैरिटी के लिए नाम पे वहां पे फंक्शंस हुए, चैरिटी मैचेस हुए, आपने वहां पे टेबल खरीदी, कुर्सी खरीदी, चेयर खरीदी, पार्टिसिपेंट बने, $2,500 दे दिए ज़कात के नाम पे, और यहाँ पर आकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो गया। चैरिटी के लिए जो मैच हुआ लंदन में या कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी मैच हुआ, अब वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट है उसको जब हम इन्फॉर्म करेंगे ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो 420 का सेक्शन ऐड करेगा जिसने वहां पे फंड रेजिंग किया। सही। अब आगे बढ़ते। अच्छा बशीर साहब, इसका मतलब तो ये है कि ये जो वुडन क्रिकेट वाला मामला है ये तो आइसबर्ग है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अमेरिका, बरतानिया, इसके अलावा यूएई, इसमें तो बहुत से मुमालिक शामिल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूएई है, अगर उनको पता चले कि उनके यहाँ एक चैरिटी फंक्शन हुआ और उस पैसे को इस्तेमाल पाकिस्तान में एक सियासी जमात में हुआ इस्तेमाल उसका, तो इसका मतलब क्या इम्प्लीकेशंस हो जाएंगी? यूएई की गवर्नमेंट क्या करेगी? बड़ा सीरियस एक्शन होगा इस पे तो इसका मतलब? बेटा मैं इसी पे आ रहा था। पहले मैं आपको यूरोप और अमेरिका और कनाडा की बात जी बताइए। यूरोप का तो ये है, वहां पे जो चैरिटी मैचेस हुए उसका शेप चेंज हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और वहां पे जिसने वहां पे चैरिटी मैचेस करवाए, वहां पे फंडिंग इकट्ठी की, कंपनी बनाई, उसको पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि वो गए कि पैसे 1 2 2 और वो पब्लिक आ जाएगा। अब आ जाते अमेरिका में फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ LLC टेक्सास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, उसने फंडरेजर किया और उसने यहाँ से भेजे, कोई मसला नहीं, उसने पैसे भेजे, लेकिन वो कंपनी है, कंपनी पैसे नहीं दे सकती, कंपनी आज पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पैसे नहीं दे सकती, राइट? ये तो खैर ये इलेक्शन कमीशन ने भी अगर इजाजत दें, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है सर, मैं यहीं से इस बात को जो आप कह रहे हैं, मैंने जिस तरह कहा बशीर मेहमद साथ मौजूद है नाज़रीन, तो सिर्फ ये केस नहीं बल्कि जो पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड्स बने हैं सोशल मीडिया पे, उसमें भी FIA की तहक़ीक़ात हो रही है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे इनसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पहले फॉरेन फंडिंग के मामले को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद उस पर भी आएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से ये मामला आगे कहाँ जा सकता है। बशीर मेहमद साहब साबिक DG FIA प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बशीर मेहमद साहब ये फरमाइएगा कि इसका मतलब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है, क्या इमरान खान साहब का ये जवाब कि पॉलिटिकल ऑर्डर के तहत FIA ये तहक़ीक़ात नहीं कर सकती, क्या ये आपको लगता है लीगली या जो उनका डिफेंस है इतना साउंड है कि या जस्टिफाई कर सकता है इस मामले को, या ऑफेंस बहुत बड़ा है ये? बशीर साहब मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, वो जो 13 फेक अकाउंट्स हैं, वहीं से बात शुरू होती है। बात ही वहां से शुरू होगी। 13 फेक अकाउंट्स हैं, 13 फेक अकाउंट्स, और उसके बाद चीजें जाहिर है, मतलब चीज व्हाइट कॉलर क्राइम में तो अकाउंट में से अकाउंट खुलता है ना जी। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूंगा यूरोप वाली जो बात हमारी आधे में रह गई थी। कनाडा के जो लिखा हुआ है वहां पे अपलोड ही नहीं किए गए उसके टैक्स रिटर्न्स जो कंपनी के, और वो पैसे गए हैं अमेरिका और पैसे गए हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान का रूट तो समझ आता है कि PTI के पास आ गए, पॉलिटिकल फंडिंग में इस्तेमाल हो गए, ये अमेरिका क्यों चले गए? इसका मकसद है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, फिर उसके बाद सऊदीया और UAE जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है, तो उन बेचारों के साथ क्या वो जो जिन लोगों ने वहां पे फंड रेजर किया है उनकी कंपनियों के साथ क्या होगा? उसकी हुकूमत जो करेगी। अब मुझे नहीं पता कि उसको किस तरह वो लोग बेचारे फेस करेंगे जो पाकिस्तानी हमारे जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने अपने कंपनी के नाम से जो कुछ भी किया,
अच्छा, फिर उसके बाद मैं आऊंगा, ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग है भाई, सीरियस फॉरेन ऑफेंस, और उसमें जेआईटी में बनाने के अख्तियार जो है डायरेक्टर जनरल साहब के पास है, अकॉर्डिंग टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, वो बना सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि किस तरफ जाकर के ये क्या जाकर के आखिरी लोग क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिसोर्सेज है करिए के पास वो कम है, इनको कम से कम 150-200 के करीब इन्वेस्टिगेटर्स लगाने पड़ेंगे, और इन्वेस्टिगेटर्स लगा के और इसको जल्दी जितना जल्दी हो सके। दूसरा जो आप क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी अब नहीं कर सकते जी, तो मुझे नहीं पता, उस पर उनका जरूर कोई ना कोई लीगल ओपिनियन होगा, डेफिनेटली उनके किसी लॉयर ने उनको मशवरा दिया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, उन्होंने खुद जमा करवाया है या अकबर एस बाबर साहब ने जमा करवाया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है, उसकी ट्रू कॉपी ले और लगा दे, जवाब देने की जरूरत नहीं है, और कोर्ट में जाकर के वो अपना डिफेंस देंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं। बाकी जहां तक मैं समझता हूँ कि ज्यादातर इट वुड बी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जाकर 15 से 18 बिलियन पहुंचे, और ये केस इतना मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होती है, बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, सब चीज, कोई ऐसा मसला नहीं है फाई के याद करना। अच्छा, नहीं देता। ये बशीर साहब एक बात इसमें मुझे और वाज़ेह, क्योंकि हमने शुरू में मुआवजा इसका ओमनी ग्रुप वाले फेक अकाउंट स्कैम से किया है। एक तो आपने बात ये की कि चैरिटी मनी था जो पॉलिटिकल एक्टिविटी माल हुआ, दूसरी बात सीरियस फॉरेन ऑफेंस, आप मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात कह रहे हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल ये कि वो जो पैसा था ओमनी का मुबैना तौर पर, क्योंकि वो यहाँ पर सिंध में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके बारे में ये तासुर था कि वो पब्लिक मनी या एक्सचेकर का पैसा था जो पाकिस्तान से या फेक अकाउंट्स के जरिए गया, या वो पैसा एम्बेजल हुआ और उसको लिंक भी किया गया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन कॉन्ट्रैक्ट से लिंक किया गया था कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट था या ठेकेदार का ताल्लुक था, ये था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि हम यानी हमारी केपी में गवर्नमेंट थी 13 में 8 से 13 के, या केपी में गवर्नमेंट थी या नहीं थी, लेकिन हम सेंटर में नहीं थे, या ये पब्लिक मनी नहीं था, ये तो लोगों का अपना पैसा था चैरिटी का, और इसको हमने चैनलाइज करके पाकिस्तान लेकर आए। मनी लॉन्ड्रिंग होती है लेकिन ये पब्लिक मनी तो नहीं था, तो ये फर्क है इन दोनों केसेस में, आपको लगता है? मैं ये समझता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में ये शेप ही चेंज करना होता है पैसों का। अच्छा, पैसों का शेप चेंज करना होता है ना। वहां पे चैरिटी का पैसा इकट्ठा हुआ और यहाँ पर आकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो गया। वहां पर जो इलीगल एक्टिविटी हुई मिडिल ईस्ट में, इलीगल एक्टिविटी हुई और उसके पैसे जनरेट हुए इलीगल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी इज इलीगल। वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई और यहाँ पर आकर के वो पैसे हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आता है। मतलब पढ़ अगर कोई ले, मैं समझता हूँ कि जो दोस्त है वो नाराज होते हैं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कानून की बात है। कल भी आपसे चीमा साहब को मैंने देखा था, नाराज हो गए थे आपसे, आप जब फैक्ट्स पे बात कर रहे थे। नहीं, मैं तो फैक्ट्स की बात करूँ, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, मेरी किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी किसी से कोई नफरत नहीं है। हाँ, अभी ये जो इन्होंने ट्रेंड चलाया हमारे पाकिस्तान फौज के खिलाफ, जो हमारे हेलीकॉप्टर में शोहदा हुए, जिनको दोनों हाथों से मैं सलूट मारता हूं, इन्होंने हमारा बच्चा उनके साथ प्यार नहीं करता। जिस रोल में इस वक्त वो गए थे वैसे ही हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये गए थे इस जदगान की मदद के लिए। और जो आजकल जो बारिशें हो रही हैं सिंध में जी, मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है जिसमें फिर से हमारी पाकिस्तान फौज आएगी। और ये उन्होंने जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, हम पूरी कौम सदमे में थी और ये उनको गालियां दे रहे थे, ये बकवास कर रहे थे। मैं आई एम सॉरी फॉर द वर्ड बकवास, लेकिन बकवास बहुत छोटा लफ्ज है, मैं इस्तेमाल नहीं करता कभी भी फाउल वर्ड। मैं नफरत करने का कायल नहीं हूं,
लेकिन अगर कोई मेरे पाकिस्तान की फौज को, हमारी पाकिस्तान फौज को कोई किसी किस्म की कोई बात करेगा तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं उम्र के इस हिस्से में हूं जो कि जाहिर है फिजिकली मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि खुद जाकर किसी से लड़ सकूं, लेकिन मैं नफरत करने का हक रखता हूं, मैं नफरत करने का हक रखता हूं। और जो इनके खिलाफ हो रहा है उसमें ये बहुत कम हो रहा है। अच्छा बशीर साहब, ये बताएं क्योंकि ये भी जो आप बात करें ना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो बनाते हैं, आपने बतौर इन्वेस्टिगेटर ये देखा है कि ये जो ट्रेंड बनते हैं ये बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से बनते हैं? और एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया और उन्हीं की टीम के एक मेंबर जो सोशल मीडिया के मुबैना तौर पे जो ऑडियो थी, जिसके बारे में फिर हमने देखा कोई तरदीद भी आई, लेकिन फिर भी वो बताया गया कि उसमें जिस तरह वो डायरेक्शन दे रही थी कि तुम ये करो, इसको गद्दारी से लिंक कर दो। आपको लगता है ये मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, और क्या FIA इस स्ट्रक्चर तक, इस जो लीड है इसकी वहां तक पहुंच सकेगा? सरपंच साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं सियासी ट्रेंड आप 100 बनाए जी, सियासी ट्रेंड आप 50,000 बनाए, मेरे ख्याल में मुझे से पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करेंगे, उसके खिलाफ ट्रेंड बनाएंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लोग आपसे नफरत करने का हक भी रखते हैं और करेंगे भी, करेंगे। इसलिए कि और उस पे बिल्कुल रुथलेस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कानून के मुताबिक 100% इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसने भी किया है, जो मास्टरमाइंड है उसका, जो कोई भी, उसको कफरे किरदार पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, बर्दाश्त की एक, अब मैंने कहा ना, सियासी ट्रेंड आप बनाते रहे, 100 बनाए, आपकी मर्जी है। मुझे नहीं पता, मैं ट्विटर पे हूँ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ट्विटर ट्रेंड बनता कैसे है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, क्या बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर बनाएगा तो मैं कहता हूँ उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसको इबरतनाक सजा। अच्छा बशीर साहब, ये भी बताते जाएं, क्योंकि मैं एक ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक साउंड बाइट सुनाना चाह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने भी तस्करा किया था इसमें। क्या FIA इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंची, ये सवाल ही पूछूंगा। पहले सुनते हैं नाज़रीन के ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली फॉरेन फंडिंग केस के बारे में। लेट्स हियर दिस नाज़रीन, क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। कि TT के नारे लगते थे और मकसूद चपड़ासी के नारे लगते थे। ये पूरी जंज है मकसूद चपड़ासियां जिन्होंने जरिए जो पैसे बाहर आए। आज का फैसला देख लें। और TTA इतना हुंडी के साथ सबसे बड़ा केस ये मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, सबसे बड़ा केस मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। इफ दिस मैन गोज स्कॉट फ्री, इससे बड़ी ट्रेजेडी जो है इस रियासत के साथ नहीं होगी। अजीज साहब, FATF की रेगुलेशंस को सामने रखते हुए आपने भी अभी जिस तरह कहा कि इट विल बी द बिगेस्ट केस इन पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ साहब भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये FATF के हवाले से कितना सीरियस ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर उसके तनाजुर में देखा जाए तो? और आपको सजाएं क्या लगती होती हैं अगर इसमें साबित हो जाता है ये मामला पूरा? तो मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की FIA को एक्टिवेट होता हुआ नहीं देख रहा, मैं NCA इंग्लैंड, जो उनकी अमेरिका की जो व्हाइट कॉलर क्राइम की एजेंसी है, उसको और जो कनाडा की जो भी एजेंसी है उसको, सऊदी अरेबिया, UAE, ये इंटरनेशनल लेवल की, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर बेल्जियम, इन सब की जो है मैं वो होता हुआ देख रहा हूं, मैं सबकी वो होता हुआ देख रहा हूं। हमारे पास चूंकि नेट का इशू है तो शायद मेरी आवाज और मेरी तस्वीर आपको सही नहीं आ रही होगी। नहीं, सही आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं कि ये इंतहाई सीरियस किस्म का ऑफेंस है, इंतहाई सीरियस किस्म का ऑफेंस है। टैक्स इवेजन एंड टैक्स जो हमारे यहाँ वो होता है, जो वहां पे यूरोप में और अमेरिका में, वो फिर कारोबार नहीं कर सकता, वो फिर कारोबार नहीं चल सकता उसका। और उसके ऊपर तो फ्रॉड का भी होगा कि आपने तो यहाँ पे चैरिटी का लिया, वो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये तो फ्रॉड भी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई, फ्रॉड भी हो गया। और उस बेचारे ने वहां पे अपनी टैक्स रिकॉर्ड पता नहीं शो किया हो ना किया हो,
अच्छा, अब आ गया तो ये जो फिर से अगर आप इसको अगर थोड़ा सा आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान का इससे भी बड़ा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्कैंडल होगी। और मैं नहीं समझता कि कहीं पे भी कोई भी FIA हो या कोई और एजेंसी हो, जो इन्वेस्टिगेटर होगा उसके जहन में ये जरूर होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इन्वेस्टिगेशन। और इसमें FIA मेरे ख्याल में जो डायरेक्टर जनरल FIA है, इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट और सीनियर अफसर है। और अतर इस्माइल जो उनके साथ, अतर साहब जो है वो भी बड़े सीनियर और बड़े क्लियर और बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़े प्रोफेशनली साउंड अफसर हैं। सबसे बड़ी बात जो उनकी टीम है FIA के, जो इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, वो जो लगे हुए, दे आर अगेन एक्सीलेंट। They know what white collar crime investigation is. They know how to handle international crime. उनको सारा पता है, उनसे सिर्फ काम लेने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं सैफान साहब कि मैं तो चूंकि अभी गांव में रहता हूं, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ना तो मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन वैसे एज पीस ऑफ एडवाइस अगर कोई मुझसे लेगा तो मैं डायरेक्टर जनरल साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कम से कम 150, 125 से 150 इंस्पेक्टर्स की और ठीक ठाक टाइम की जरूरत है। और 2 महीने में ये इन्वेस्टिगेशन अपने मंतव्य अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। मुझे नहीं पता कौन जेल में जाता है, कौन बाहर रहता है, लेकिन और इसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस विद UK, वो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है NCA के साथ, फिर अमेरिका के साथ, फिर कनाडा के साथ, फिर बेल्जियम के साथ, फिर UAE के साथ और फिर सऊदी अरेबिया के साथ, और जिस मुल्क, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिस मुल्क के साथ हमारे कोई मतलब हमारा नहीं हुए बिल्कुल करनी चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है जो मैं सफान साहब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ठीक ठाक एसेट्स आपको क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा यस, और कुछ घरों के खर्चे चलते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक बात है जो मैं अभी नहीं, मेरा जो अल्लाह करे वो मेरा जो अंदाजा है वो गलत साबित हो, अल्लाह करे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। दैट इज अ गेम। अगर वो हुआ तो हमारे लिए बहुत खराब होगा एज अ नेशन। अच्छा, देयर इज अ गेम, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है। आप भूल जाएंगे आरिफ मकीनी के $2.1 मिलियन, आप भूल जाएंगे। सफार साहब, मैं आपको, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये रिकॉर्ड में रहेगा आपका जो मेरे साथ जो मैं बात कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद जब हम बात करेंगे तो आप खुद मुझे ये इंट्रोड्यूस ये करवा रहे होंगे कि जी ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट साबित हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे डर है कुछ चीजों का जो मैं प्राइवेटली आपके साथ बात कर सकता हूँ, ऑन मीडिया में बात नहीं कर सकता, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जी साहब वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं इसी नोट पे जी क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है, मुझे आपका भी शुक्रिया अदा करना होगा। इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे आपसे गुफ्तगू का वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। सिर्फ वाइंड अप करने को हम आएंगे आखिरी सेगमेंट में। नाज़रीन, बशीर अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अहम तरीन मामले, अहम तरीन केस और अहम तरीन तहक़ीक़ात पर उन्होंने गुफ्तगू करी। इस ब्रेक के बाद वाइंड अप करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है FIA के लिए कि FIA इस मामले को जो इसको बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स इन पाकिस्तान फाइनेंशियल हिस्ट्री, क्या ये वाकई में मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? इस पर ये बड़ा अहम सवाल है। FIA की तरफ से तकरीबन 5 टीम्स मुख्तलिफ एरिया तश्कील दी जा चुकी हैं। इंक्वायरी कमेटियाँ लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। इनकी स्टेट बैंक, SECP मुताल्लिका इदारों से रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है और 5 टीमें जो हैं हेडक्वार्टर्स में एक बड़ी सुपरवाइजरी कमेटी जो एक टीम है उसको रिपोर्ट करेंगी।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर FIA खैबर पख्तूनख्वा ने जो 5 रुकनी टीम है उसकी क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब भट्ट कर रहे हैं। टीम में अफजल नियाजी, ताहिर खान, इरफानुल्लाह और साइमा नदीम शामिल हैं। बलूचिस्तान के अंदर FIA की टीम में मोहम्मद अली अबड़ो, मोहम्मद राशिद भट्टी, अफरोज़ अहमद और राजा मोहम्मद इम्तियाज़ जो हैं शामिल हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर FIA की टीम में जो क़यादत है डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग कर रही हैं। 6 रुकनी टीम में अजमल सिद्दीक, सरदार बाबर, असगर बलोच, रेहाना कौसर और अरबाब अब्बासी शामिल हैं। यही सूरत हाल हम अगर आपको बताएं तो पंजाब में है, जहाँ पंजाब की टीम के जोन जो टीम है उसके सरबराह डिप्टी डायरेक्टर मियाँ आमिर इकबाल हैं। टीम में मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अली और इरफान खान शामिल हैं। जबकि सिंध के अंदर क़यादत सिंध जोन की 5 रुकनी टीम है, उसकी सरबराही डिप्टी डायरेक्टर राबिया कुरैशी कर रही हैं। टीम में रऊफ शेख, सबीन गौरी, आफ्ताब भट्टू और राहत खान शामिल हैं। तो ये FIA की टीम है। तहक़ीक़ात आगे बढ़ रही हैं, दायरा कार वसी हो रहा है। आपके साथ जुड़े रहेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।